भीमपुर नाम के गांव में दो भाई राम और राजू साथ रहते थे। राम और राजू दोनों की ही शादी हो चुकी थी। राम राजू का बड़ा भाई था और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए राम राजू पर आंख बंद करके भरोसा करता था। राम बहुत पैसे वाला था, इसलिए राजू एकदम राम के पास कुछ कागज ले जाता है और राम से कहता है, भैया ये कुछ काम के कागज हैं, क्या आप इन पे अपना साइन कर देंगे? हाँ मेरे भाई, कहाँ साइन करना है बता, अभी कर देता हूँ। भैया पर साइन करने से पहले पेपर पढ़ तो लो। अरे तू मेरा छोटा भाई है, मेरी जान और शान है तू, मैं तेरे पर भरोसा करता हूँ। ये पेपर पढ़ के मैं तेरी शान कम नहीं करना चाहता, तेरी इज्जत को कम नहीं करना चाहता। ले देख, कर दिया साइन, ठीक है? राजू साइन देकर खुशी से फूला नहीं समाता और अगले दिन का इंतजार बेसब्री से करने लगता है। राजू की पत्नी मंजू कहती है, तुम्हारा भाई इतना बेवकूफ है, बिना पढ़े साइन कर दिया उसने। अब ये घर, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगा। हाँ मंजू, मैं भी कल का ही इंतजार कर रहा हूँ ताकि वकील बाबू आकर इन्हें ये खबर सुनाए कि अब ये घर इनका नहीं रहा। अगले दिन वकील राजू के यहाँ पहुँचता है और राम को सारी कहानी बताता है। राम और रानी बहुत दुखी हो जाते हैं। राजू और मंजू अपने कमरे से बाहर आते हैं और राजू राम से कहता है, अब बड़े भैया आप घर से खुद निकल जाएंगे या मैं निकालूं आपको? देखिए, मैं चाहता हूं कि आप खुद ही निकल जाए, मैं धक्का देकर निकालूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। अरे ऐसे कैसे निकल रहे हो, कुछ तो देकर निकालो, बेचारे ऐसे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, इन भिखारियों को कटोरा तो दे दो। राम और रानी दोनों घर से कटोरा लेकर निकल जाते हैं। राम पढ़ा लिखा नहीं होता है क्योंकि वो सारी पढ़ाई अपने छोटे भाई को करा देता है, जिस वजह से राम को कोई काम नहीं मिलता। पर राम जैसे तैसे करके एक सेठ के यहाँ मजदूरी करता है, पर ये बात भी उसके भाई को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहाँ जाकर सेठ से राम के बारे में बोलता है। सेठ जी, आपने इस राम को काम क्यों दे दिया? आपको पता नहीं है कुछ इसके बारे में? ये एक चोर है और कैरेक्टर का भी सही नहीं है। इसने मेरे पत्नी पर भी डोरे डालने की कोशिश की थी। देखिए, आप भी बहू बेटी वाले हैं, सोच समझ कर रखिएगा इसे। हाँ? अरे बहुत बहुत धन्यवाद राजू तुम्हारा, मैं इसे कल ही काम से निकालता हूँ। राम को सेठ नौकरी से निकाल देता है, पर राम हार नहीं मानता है और जगह जगह नौकरी की तलाश करता है। राजू राम के बारे में झूठी बातें बनाकर उसे हर नौकरी से निकलवा ही देता है। वक्त गुजरता है, राम की हालत अब पहले से बहुत खराब हो जाती है और उसे उसकी पत्नी को अब एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तभी राम सोचता है, अब तो भीख ही मांगनी पड़ेगी, और वो राजू का दिया हुआ कटोरा लेकर मजबूरी में भीख मांगने लगता है। कई दिन गुजरते हैं, ऐसा ही चलता है, लेकिन एक दिन राम को रास्ते में ठोकर लगती है और उसका कटोरा मंदिर में भगवान के आगे गिरता है और उसमें भगवान का फूल गिरता है, जिससे उस कटोरे में एक रोशनी चमकती है। राम मंदिर में जाकर भगवान से कहता है, हे भगवान, मेरे भाई ने मेरे साथ इतना सब कुछ गलत किया है और अब मैं रोड पे आ गया, भीख मांग रहा हूँ, आप ही कुछ मेरी मदद करो भगवान। रानी, आज बहुत अजीब हुआ है मेरे साथ। मेरा कटोरा आज भगवान के आगे गिरा और उसमें एक तेज रोशनी हुई और ये फूल भी गिरा था। इसे आशीर्वाद समझ के रख लो रानी। अरे भैया, आज हमारे घर भंडारा था तो ये बिरयानी बनी थी, आपको ये प्रसाद देने आई थी। राम कटोरा आगे बढ़ाएगा और उसमें बिरयानी ले लेगा और दूसरी प्लेट में पलट देगा, लेकिन राम की नजर दोबारा कटोरे पर पड़ती है और वो चौंक जाता है क्योंकि कटोरा तो अब भी बिरयानी से भरा होता है। राम अब जितनी बार कटोरे से बिरयानी निकालता, उतनी बार कटोरे में बिरयानी वापस आ जाती। राम और रानी को अब समझ आ गया था कि ये मामूली कटोरा नहीं
बल्कि ये जादुई कटोरा है। रानी राम से कहती है, सुनिए, ये कटोरा कोई मामूली कटोरा नहीं बल्कि जादुई कटोरा है, और ये चमत्कार भगवान ने ही किया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमारी इतनी बड़ी मदद की। अब आपको किसी की जरूरत नहीं, भगवान आपके साथ है। और अब आप एक बिरयानी का छोटा सा ठेला लगा लीजिए ताकि हम सुकून की 2 रोटी खा सके। राम किसी न किसी तरह पैसों का जुगाड़ कर लेता है और एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगा लेता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और राम की बिरयानी फेमस हो जाती है, क्योंकि बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। राजू ये सब देखकर मन ही मन चिढ़ता है और राम को बदनाम करने की भी कोशिश करता है, पर इस बार ऐसा करने में वो नाकामयाब होता है। इसलिए वो ये पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि आखिर ये बिरयानी लाता कहाँ से है। और एक दिन राम का पीछा करते हुए राजू देख लेता है कि बिरयानी कहाँ से आ रही है। राजू घर जाकर मंजू से कहता है, अरे मंजू, जल्दी इधर आओ, मैंने पता लगाया है, वो राम है ना, उसे तुमने जो कटोरा दिया था वो कोई मामूली कटोरा नहीं था, वो एक जादुई कटोरा था, और उसमें से जितनी बार चाहो उतनी बार बिरयानी निकाल सकते हो। तो यहाँ से ये सब बताने आए हो? बिल्कुल बेकार इंसान हो तुम। मुझे नहीं पता, कैसे भी करके वो कटोरा चोरी करके मेरे घर लेकर आओ। राजू जैसे तैसे करके वो कटोरा चुरा कर ले आता है। मंजू उस कटोरे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और राजू से बहुत महंगी महंगी सब्जियां मंगाती है और फिर उन्हें बनाकर उसी कटोरे में डालती है। पर जैसे ही सब्जियां कटोरे में डालती है, सारी सब्जी जलकर काली हो जाती है। राजू अपनी पत्नी मंजू से कहता है, मंजू, मुझे तो लगता है कि ये कटोरे में तुम्हें पहले ही खीर बनाकर डालनी चाहिए। क्या पता खीर डबल हो जाए है और हम बैठे बैठे अमीर हो जाए। मंजू राजू से बहुत ही महंगे चावल मंगाती है और बहुत सारी खीर बनाकर कटोरे में डाल देती है, लेकिन खीर भी जलकर काली हो जाती है। मंजू और राजू को लगता है कि ये कटोरा अब जादू ही नहीं रहा, पर दोनों के मन में ख्याल आता है और क्या पता इसमें सिर्फ बिरयानी ही डबल होती हो। इसलिए अब राजू और मंजू के पास जो पैसे होते हैं वो उनके अच्छे और महंगे बिरयानी वाले चावल मंगाकर बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाकर जैसे ही कटोरा में डालती है और राजू और मंजू के मुंह काला हो जाता है और पूरे घर की दीवारों पर भी वो जली हुई बिरयानी चिपक जाती है। राजू और मंजू अपना सारा पैसा खर्च कर चुके होते हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचता, इसलिए वो अपने बड़े भाई राम के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही आपका ये कटोरा चुराया था, पर अब मुझे समझ आ गया कि मैंने कितना गलत किया है। मैं आप दोनों का गुनहगार हूँ, आप दोनों मुझे माफ कर दो। ये कटोरा रख लो, मैंने इस कटोरे को चुराकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। राम राजू और मंजू को माफ कर देता है और अपना बिरयानी का ठेला दोबारा लगाता है। राम उस ठेले का नाम कटोरा बिरयानी रखता है। धीरे धीरे राम अब एक ठेले से एक दुकान बना लेता है और कुछ ही वक्त बाद राम और रानी फिर से अमीर हो जाते हैं और अपना एक मकान भी बना लेते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की महिला अपने बेटे प्रकाश और बहू रजनी के साथ रहती थी। प्रकाश अपनी छोटी सी दुकान पर काम करता और जैसे तैसे उनका परिवार का गुजारा होता था। पैसों की कमी की वजह से सावित्री हमेशा चिढ़ी रहती थी और अपना गुस्सा ज्यादातर अपनी बहू रजनी पर उतारती थी। रजनी एक बहुत ही नेक दिल की महिला थी और उसे जब भी मौका मिलता पशु पक्षियों की सेवा करती थी। जैसे वो किसी गाय को कभी खाना खिलाती या चिड़ियों को दाने देती। पर सावित्री को ये सारी चीजें फिजूल खर्च लगती थी और हमेशा रजनी को ये सब करने से मना किया करती थी। एक दिन, बहू जल्दी से खाना लगा दो, मेरा बेटा भूखा होगा। जी माँ जी, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैंने अभी चिड़िया की मटकी में पानी रखा है, हाथ धोकर अभी टेबल पर खाना लगा देती हूँ।
मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन चिड़िया गाय भैंसों को तुम खाना पीना देना बंद कर दो। ये सिर्फ गंदगी फैलाती है। तुम्हें ये खाना थोड़ी ला कर देंगी, ना तुम्हारा कोई फायदा करेगी। माँ जी, कभी कभी बिना फायदे के भी काम करना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाले का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी ये बेवकूफियां मैं जरूर देख रही हूँ। रजनी, जल्दी से खाना लगा दो, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। बेटा, तुम्हारा खाना लग रहा है, मैं तब तक तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे ये क्या, घड़े में तो पानी नहीं है। रजनी, तुमने सारा पानी चिड़िया की मटकी में डाल दिया। मेरे बेटे के लिए एक बूंद भी पानी नहीं रखा। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं भाग कर जाती हूँ और कुएं में से पानी लेकर आती हूँ। रजनी बड़ी तेज से कुएं से पानी लेकर आई। फिर प्रकाश, सावित्री और रजनी बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद प्रकाश अपने काम पर चला जाता है। बहू, अब अपने इस बेवकूफियों को बंद करो। हमारे पास न इतने पैसे हैं और ना ही इतने साधन कि हम पशु पक्षियों की मदद कर सके। माँ जी, आप चिंता न कीजिए, अब से मैं बिल्कुल ध्यान दूंगी कि पहले मैं घर का सारा काम निपटा लूं, उसके बाद मैं ऐसा कुछ करूं। इतने में एक सफेद गाय रजनी के घर के सामने आती है। उस गाय की आवाज सुनकर रजनी भागकर घर के बाहर जाती है और बचा हुआ खाना उस गाय को देती है। रजनी गाय को खाना दे देती है और गाय उसे बड़े प्रेम से खा लेती है। तभी रजनी ने देखा गाय के गले में एक पान लटक रहा है। वो पान कोई साधारण पान नहीं था, वो चमकीला और रंगीन पान था। रजनी उस पान की तरफ देख ही रही होती है कि तभी वो पान उस गाय के गले में से गिर जाता है। जैसे ही पान नीचे गिरती है, एक घंटी की आवाज आती है। रजनी अचंभे में पड़ जाती है। एक पान में से एक घंटी की आवाज। वो पान को उठाती है और उसे थोड़ा सा हिलाती है। पान को हिलाते ही उसमें से घंटी की आवाज आने लगी। रजनी समझ जाती है ये कोई साधारण पान नहीं। वो पान को घर के अंदर रख लेती है। कुछ देर में पान को घुमाकर देखती है तो उसकी दूसरी तरफ कुछ लिखा होता है, सच्चे मन से जो भी मांगो क्षण भर में पा जाओगे। इस पानी की तकलीफ से तो सारे गांव वाले परेशान हो चुके हैं। किसी को एक गिलास पानी भी पीना होता है तो धूप में खड़ा होकर कुएं तक जाना पड़ता है। काश ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रजनी के ये कहते ही उस जादुई पान में से घंटे की आवाज आती है। उसके बाद तो चमत्कार हो जाता है। रजनी के घर के ठीक सामने जमीन से पानी निकलने लगता है। पानी की धार इतनी तेज होती है, सब लोग वहाँ एक पानी का कुआं बना देते हैं और आसपास के सभी लोग वहाँ पानी भरने लग जाते हैं। ये देखकर रजनी बहुत खुश हो जाती है। अरे बहू, तुमने देखा, बाहर पानी का कुआं बना है। आज के बाद से हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ जी, ये तो गाय माता की देन है। आप कहती थी ना कि कभी कुछ फायदा नहीं होगा। आप देखिए कितना फायदा हुआ, पानी की दिक्कत चली गई। रजनी फिर सावित्री और प्रकाश को जादुई पान के बारे में सारी बातें बताती है। बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी। तुम्हारा जितना मन हो तुम पशु पक्षियों की मदद करो, इन्हें खिलाओ पिलाओ, प्यार करो। अब मैं समझ चुकी हूँ कि इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं है। इतने में गाय माता फिर से आकर रजनी के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होती है। रजनी से पहले उसकी सास सावित्री गाय के लिए खाना लेकर जाती है और जाकर अपने हाथों से गाय को खाना खिलाती है। ये देखकर प्रकाश और रजनी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। रजनी, तुमने तो इस जादुई पान की मदद से सबका भला कर दिया, कुछ भला हम लोगों का भी कर दो। रजनी जादुई पान को हाथ में लेकर अपने मन में कहती है, माँ जी की जितनी भी गहने की ख्वाहिश है पूरी की जाए। अचानक अलमारी में इतने गहने आ जाते हैं कि बाहर गिरने लगते हैं। ये देखकर सावित्री खुशी से झूमने लगती है और अपने बहू को खुशी से गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से अब उनका घर काफी खुशहाल हो जाता है। ना उन्हें पैसों की कमी होती, ना ही खाने पीने की। कुछ ही महीनों बाद अब सावित्री गाय माता का दिया हुआ जादुई पान का उपकार भूल चुकी होती है। उसका घमंड और चिड़चिड़ापन वापस आ जाता है। सोफे पर बैठी बैठी सावित्री एक दिन सोचती है,
मेरे पास अब तो पैसे की कमी नहीं है, फिर भी सब लोग मुझसे ठीक से व्यवहार नहीं करते। इतना पैसा होने के बाद भी लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? पर ऐसा क्यों? सावित्री के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह रजनी के कमरे से जादुई पान ले लेती है और जादुई पान को हाथ में लिए अपने मन में सोचती है कि सब लोग मुझे पसंद करने लग जाए। तभी जादुई पान में से घंटी की आवाज आती है, लेकिन उसके बाद सावित्री की आवाज जैसे गायब हो जाती है। वो मुंह खोलती लेकिन कुछ आवाज नहीं निकलती। वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो गया। वो रोते हुए अपनी बहू रजनी के पास जाती है, लेकिन उसे कुछ भी बता नहीं पाती क्योंकि उसकी आवाज नहीं है। रजनी सावित्री की दुविधा समझती है और जादुई पान हाथ में लेकर मांगती है, माँ की आवाज वापस आ जाए। और तुरंत ही आवाज वापस आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहू, मुझे तो लगा था कि मैं जिंदगी भर गूंगी ही बनकर जीऊंगी। पर माँ जी, आपने जादुई पान से ऐसा क्या मांगा था जिसके लिए आपकी ये हालत हो गई? मैंने बस इतना मांगा कि सब लोग मुझे पसंद करने लग जाए। पता नहीं क्यों इस जादुई पान ने मुझे गूंगा कर दिया। माँ जी, मुझे तो इससे यही पता चलता है कि सब लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आपकी जुबान कड़वी है। आप थोड़ा प्यार से बात करना सीख लीजिए, सब लोग खुद ब खुद आपसे प्यार करने लग जाएंगे, आपसे बात करने लगेंगे। सरोजिनी को रजनी की बात समझ आती है और उसकी बात मानते हुए वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाती है। उस दिन के बाद से सावित्री गांव के लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों से भी बड़े प्यार से बर्ताव करती और उनकी खूब मदद किया करती है। लालगंज नामक गांव में एक चाय और टोस्ट की दुकान थी। गांव के सभी लोग वहीं इकट्ठा हुआ करते थे। गगन वर्षों से उस दुकान को चला रहा था। सभी गगन की दुकान पर चाय और टोस्ट खाने आते थे। अरे गगन, तुम्हारे चाय और टोस्ट का तो जवाब ही नहीं। एक दिन यहाँ ना आऊं तो लगता है कुछ रह गई है। अरे भैया, आप लोग हैं तभी तो हम हैं, बस आते रहिए। गगन हर रोज सुबह सुबह दुकान खोल दिया करता था और कभी छुट्टी नहीं लेता था। यही कारण था कि गगन से उसके सभी ग्राहक जुड़ चुके थे और हमेशा उसके दुकान पर आया करते थे। गगन की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिस वजह से गगन का दिमाग किसी भी काम में नहीं लग पा रहा था। हे भगवान, मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दीजिए। हर वक्त केवल माँ का ख्याल ही रहता है, किसी और काम में मन ही नहीं लग रहा है। अरे गगन, दो चाय और टोस्ट लाओ। गगन चाय बना रहा था, मगर उसका दिमाग अब भी माँ के ख्यालों में ही था। पता नहीं अब माँ कैसी होगी। यहाँ हूँ तो पता भी नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद जाकर देख लूंगा। अरे गगन, क्या हुआ? इतनी देरी हो गई, जल्दी लाओ। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, अभी लाता हूँ। गगन के घर में केवल गगन और उसकी माँ रहते थे। गगन ही अपनी माँ का ख्याल रखा करता था। जब वो दुकान पर आ जाता था, तब माँ का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहता था। ऐसे तो मुझे हमेशा माँ की चिंता बनी रहेगी, इसीलिए किसी आदमी को रखना होगा जो माँ का ख्याल रखे, तब तक जब तक मैं दुकान पर रहूं। गगन एक लड़के को माँ का ख्याल रखने के लिए रख लेता है, मगर इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब भी वो दुकान पर काम करते वक्त माँ के बारे में ही सोचता रहता था। नहीं, ऐसे में माँ को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं माँ का ख्याल रखता हूँ कुछ दिन, पर जब वो ठीक हो जाएंगी तब मैं वापस से दुकान का काम शुरू करूँगा। गगन दुकान बंद कर देता है और पूरे दिन माँ का ख्याल रखने लगता है, मगर गगन की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। माँ को शहर लेकर जाना चाहिए, वहाँ माँ जल्दी ठीक हो सकती है। गगन अपनी माँ को साथ लेकर शहर आ जाता है और वहीं रहकर माँ का इलाज करवाने लगता है। कई महीने बीत जाते हैं। गगन अब भी शहर में ही था। धीरे धीरे गगन की माँ ठीक होने लगी थी। कुछ महीने और बीत जाते हैं और अब गगन की माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। माँ, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है, तो हम शहर चलते हैं। वहाँ जाकर दुकान खोलेंगे। सभी इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें तो हर रोज चाय टोस्ट खाने की आदत हो गई थी। वो सभी मुझे याद करते होंगे। गगन माँ के साथ वापस गांव आता है और अगले ही दिन साफ सफाई करके
अपना दुकान खोल लेता है। पहले दुकान खोलते ही लोगों की भीड़ लग जाया करती थी, मगर अब दुकान खोले घंटों बीत चुके थे, मगर कोई दुकान पर आता ही नहीं है। अरे क्या बात है, कोई आ नहीं रहा। गगन आसपास में घूमने लगता है, तभी देखता है एक नई दुकान खुल गई है और वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। अरे गगन भाई, आप आ गए। माँ की तबीयत कैसी है अब? हाँ, माँ तो अब ठीक है, मगर ये दुकान कब खुली? अरे जब आप गए उसके थोड़े दिन बाद ही ये दुकान खुल गई। यहाँ केवल चाय टोस्ट ही नहीं बल्कि बहुत कुछ मिलता है, जिस वजह से अब सभी इसी दुकान पर आते हैं। ये सुन गगन दुखी हो जाता है। मैं इतना दिन ना रहा तो अब लगता है मेरी दुकान नहीं चलने वाली है। मेरे जितने भी ग्राहक थे सभी तो अब यहाँ आने लगे और अब तो किसी को मैं याद भी नहीं हूँ। गगन दुखी होकर वापस घर आ जाता है। गांव में कबीर नाम का एक लड़का आया था। वो शहर से बहुत प्रकार के खाने की चीजें बनाना सीख कर आया था। गगन अपनी दुकान पर दुखी होकर बैठा था, तभी कबीर वहाँ आता है। अरे क्या हुआ, आप ठीक तो है? बहुत दुखी लग रहे हैं। अरे तुम कौन हो? लगता है गांव में नए आए हो। हाँ, कुछ ही दिन हुए हैं। यहाँ पिताजी के काम में हाथ बटाने आया हूँ। अच्छा, पता है एक वक्त था जब मेरी इसी दुकान पर चाय और टोस्ट खाने के लिए हमेशा भीड़ लगी होती थी, और अब देखो क्या हो गया, एक भी ग्राहक नहीं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? गगन सारी बातें कबीर को बताता है। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हाँ, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैं शहर से बहुत चीजें सीख कर आया हूँ। आप चाहे तो आपकी मदद कर सकता हूँ मैं। जैसे आपके टोस्ट लोगों को बहुत पसंद थे तो आप टोस्ट ही बनाइएगा, मगर उसे थोड़ा अलग तरीके से। मतलब मैं समझा नहीं। मैंने चाइनीज टोस्ट बनाना सीखा था। चलिए मैं बताता हूँ कैसे बनता है। कबीर गगन को चाइनीज टोस्ट बनाना सिखाता है। आप इसी तरह चाइनीज टोस्ट बना सकते हैं और बेच सकते हैं। हाँ, ये तो थोड़ा अलग है। मैं बनाता हूँ और बेचने की कोशिश करता हूँ। आप बनाइए, मैं ग्राहकों को बुलाता हूँ। आइए आइए, चाइनीज टोस्ट खाइए। ऐसा टोस्ट आपने कभी नहीं खाया होगा। आइए आइए, चाइनीज टोस्ट खाइए। चाइनीज टोस्ट नाम पहली बार सुना था लोगों ने, इसलिए वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगने लगी है। अरे मुझे भी दो चाइनीज टोस्ट। हाँ हाँ, मुझे भी दो। गगन सभी को चाइनीज टोस्ट खिलाता है। वाह गगन, ये तो एकदम अलग है। चाइनीज टोस्ट, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। एक और दे दो मुझे। गगन चाय और चाइनीज टोस्ट बेचने लगता है और धीरे धीरे सभी ग्राहक वापस से गगन की दुकान पर आने लगते हैं। धन्यवाद कबीर भाई, आज आपकी वजह से मेरी दुकान वापस से चल गई। कोई बात नहीं भाई, मुझे जितना आता था मैंने उतना सिखा दिया। वैसे भी मैं जल्दी ही यहाँ से वापस शहर जाऊंगा। अगर इतने दिन में मैं किसी की मदद कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गगन के चाइनीज टोस्ट को खाने बहुत लोगों की भीड़ लगने लगती है। कभी कभी तो सभी सामान खत्म हो जाते थे, लेकिन ग्राहक ही खत्म नहीं होते थे। हे भगवान, इतनी भीड़, इतने लोगों को तो चाइनीज टोस्ट मिल भी नहीं पाता। एक रात गगन दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी गगन को एक बुढ़िया दिखती है जो कटोरा लेकर बैठी थी और भीख मांग रही थी। बेटा, कुछ रुपए दे दो, बहुत भूख लगी है और कुछ खरीद कर खा लूंगी। जी, आपको भूख लगी है? ये लीजिए, चाइनीज टोस्ट खा लीजिए। अपनी माँ के लिए एक बचाकर ले जा रहा था, मगर आप भी तो मेरी माँ जैसी है। ये आप खा लीजिए और थोड़े पैसे भी रख लीजिए। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे खाना और पैसा दिया, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप कुछ मत दीजिए। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। नहीं बेटा, तुम ये कटोरा ले लो, अब से ये तुम्हारा हुआ। अब कुछ मत बोलना। अच्छा अच्छा, ठीक है। पास में ही दुकान था, इसलिए गगन वापस दुकान जाकर वो कटोरा दुकान में रख देता है और घर चला जाता है। सुबह दुकान पर आता है तो देखता है जो कटोरा उस बुढ़िया ने दिया था
उसमें पहले से ही एक चाइनीज टोस्ट है। अरे इसमें चाइनीज टोस्ट किसने रख दिया? गगन उस चाइनीज टोस्ट को कटोरे में से उठाता है, मगर वो चाइनीज टोस्ट उस कटोरे में से चिपका हुआ था। ऐसा चिपका था कि चाहे कोई भी चाह ले, वो निकल ही नहीं रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गगन अपने काम में लग जाता है। ग्राहक आने लगते हैं। शाम हो जाता है। गगन आज भी एक चाइनीज टोस्ट बचा लेता है। एक काम करता हूँ, इस चाइनीज टोस्ट को इसी कटोरी में डाल देता हूँ और उन्हें दे देता हूँ और पूछ भी लूंगा ये चाइनीज टोस्ट इस कटोरी में कैसे चिपक गया है। जैसे ही गगन एक चाइनीज टोस्ट उस कटोरे में डालता है, ढेर सारे चाइनीज टोस्ट उसमें आ जाते हैं। यही नहीं, वो बढ़ते ही जा रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब इसे रोकूं कैसे? गगन ने सबसे पहले जो चाइनीज टोस्ट डाला था वो सबसे नीचे थी। जिस चाइनीज टोस्ट को सबसे पहले डाला था वो सबसे नीचे है, उसे ही निकालता हूँ तो शायद ये रुक जाए। जैसे ही गगन उस चाइनीज टोस्ट को निकालता है, वैसे ही चाइनीज टोस्ट बढ़ना बंद हो जाता है। अरे ये कौन सा जादू है? अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। गगन वही आता है जहाँ उसने कल उस बुढ़िया को देखा था, मगर आज वहाँ कोई नहीं बैठा था। वो सभी जगह उन्हें ढूंढता है, मगर वो गगन को कहीं नहीं मिलती है। इसका मतलब वो कोई आम इंसान नहीं थी। अगले दिन से जितने भी ग्राहक आते, सभी को चाइनीज टोस्ट मिल जाता था। अगर चाइनीज टोस्ट कम होने लगता तो गगन उसी कटोरे में एक चाइनीज टोस्ट डाल देता था और जब जितना चाइनीज टोस्ट चाहिए होता था ले लिया करता था। इसी तरह गगन बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अलग अलग शहरों में अपना दुकान खोल लेता है और जब भी मौका मिलता सभी की मदद भी किया करता था। रीवा में रविंद्र और राजू नाम के दो भाई हुआ करते थे। एक पान की दुकान पर दोनों भाई काम करते थे। खासा पैसा तो नहीं कमाते थे, पर दाल रोटी का खर्च चल जाता था। राजू छोटा भाई था और रविंद्र बड़ा भाई था। राजू, क्या कर रहा है? सुबह के 7 बज गए। जल्दी उठ और जाकर दुकान खोल। उठ रहा हूँ भैया। रात को बर्तन धोते वक्त उंगली कट गई थी, उसका दर्द पूरी रात सोने नहीं दिया। तो जाकर अस्पताल में दिखा लेना, फिर दुकान खोल लेना। रविंद्र आराम से 10 बजे के आसपास दुकान पर आया करता था और आकर कमाई का हिसाब लेकर चला जाता था। एक दिन दोनों भाई में दुकान के हिसाब को लेकर झगड़ा हो गया। ये 50 रुपये का पान किसे बेच डाला जो तू लिखा है? हर ग्राहक का चेहरा याद नहीं रहता। तो उसका हिसाब किधर है? उधारी करके गए होंगे वो। तू चोरी करता है, झूठ बोलता है, निकल जा यहाँ से। राजू दुकान छोड़कर चुपचाप जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में राजू काफी दूर आ गया था। उसे खुद नहीं मालूम था वो कितना ज्यादा अंदर आ गया। वो पूरी तरह से रास्ता भटक चुका था। ये क्या कर दिया मैंने? अब वापस कैसे जाऊं? रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझको। अंधेरा होने लग गया था। राजू अब घबरा गया था। अंधेरा होने वाला है। अगर रास्ता खोजने निकलूं और कोई जंगली जानवर मुझे खा जाए तो? नहीं, मैं रात कहीं छिपकर गुजारा कर लेता हूँ। राजू ने एक पेड़ पर चढ़कर उसी पे रात कटाने का व्यवस्था बना लिया। रात हो चुकी थी। उल्लुओं ने आवाज करना शुरू कर दिया था। ये कैसी आवाज आ रही है? शायद उल्लू है। हाँ, ये उल्लू की ही आवाज है। फिर गड़गड़ाहट की आवाज हुई। इतनी भाग दौड़ और रास्ता खोजने के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गया कि मैं सुबह से भूखा हूँ, इसीलिए ये मेरा पेट भी आवाज कर रहा है। अब इस जंगल में खाना किधर से लाऊं? तभी थोड़ी देर में राजू को उसी पेड़ के एक कोह में नजर पड़ी। उसमें एक रोटी रखी हुई थी। ये क्या? इसमें तो रोटी रखी है और ताजा भी लग रहा है। राजू थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया और फिर सोचने लगा, इस भीषण जंगल में इस खोह में रोटी कौन छोड़ सकता है भला? शायद पंछी उड़ाकर ले आए होंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद है। चलो खाकर भूख को कम कर लेता हूँ। आज का नसीब इतना ही है। भूखे नहीं सोना पड़ेगा कम से कम। राजू ने रोटी को जैसे ही हाथ में उठाया
उस कोह में 2 पत्ते टूट कर गिरे और जैसे ही राजू पत्ते उठाकर उस पर वही रोटी रखकर खाने लगता है, वो पत्ते गर्मा गर्म रोटी बन गए। ये रोटी तो जादुई है, इसे छूते ही पत्ते गरम रोटी बन गए। राजू ने वो गर्म रोटी खाई। अरे वाह, इस रोटी का स्वाद तो लाजवाब है। किसी सब्जी की जरूरत ही नहीं है साथ में, इंसान यूं ही खा सकता है। राजू ने उस कोह में 1-2 पत्ते और डालकर उसको रोटी बनाकर खाया और उस जादुई रोटी को वही कोह में रहने दिया। ये रोटी यहीं सुरक्षित रहेगी, इसे कहीं ले जाऊंगा तो दूसरों को पता चल जाएगा। वैसे भी कौन आएगा इतने भीषण जंगल में। रोटी खाकर राजू सोने को सोचा। चलो अब सो जाते हैं, सुबह देखते हैं क्या करना है। सुबह होते राजू की थकान भी मिट चुकी थी। वो कुछ पत्तों से रोटियां बनाकर अपने साथ रख लिया और रास्ता खोजने में निकल गया। अगर रास्ता फिर भटक गया तो ये रोटियां मेरे काम आएंगी। वो रास्ते खोजते हुए जंगल के बाहर एक हाईवे पर पहुंच गया। शायद वो सड़क है, चलकर देखता हूँ। जादुई रोटी जिस पेड़ की कोह में रखी थी वो भटक न जाए, इसलिए राजू ने रास्ते में निशान लगा दिए थे। हाईवे पर एक ढाबा था। राजू वहां काम मांगने के सिलसिले पूछताछ करने गया। कोई काम मिलेगा सर जी? भाई ने घर से निकाल दिया है। बेटा, वैसे भी इस जंगल को देखकर हाईवे में गाड़ियां कम रुकती है। जो रुकती हैं वो सब रोटी खाने के लिए रुकती हैं। तू रोटी बना सकता है तो यहीं रुक जा, खुद भी खाना और ग्राहकों को भी खिलाना। मुनाफे में तेरी पगार भी बनेगी। उस ढाबे पर रोटी बनाने वाला मिस्त्री काम छोड़कर चला गया था। ठीक है, मैं रोटी बना तो दूंगा, पर उसको मैं यहाँ ढाबे पर नहीं बनाऊंगा, मेरी अपनी जगह से बनाऊंगा। मुझे रोटी से मतलब है, जैसे लगे खिलाना। अगले दिन रोजाना सुबह राजू जंगल से रोटियां बनाकर लाने लगा। वाह, यहाँ की रोटी का स्वाद लाजवाब है। ये लीजिए 50 रुपये एक्स्ट्रा टिप इन स्वादिष्ट रोटियों के लिए। शुक्रिया सर जी, सब हमारे इस राजू का कमाल है। इस तरह से राजू की रोटी पूरे शहर में मशहूर हो गई। ढाबा शानदार चलने लगा। ढेर सारे बस और ट्रक ढाबे पर रुकने लग गई। राजू जादुई रोटी पेड़ के पत्तों से रोटी बनाने के साथ साथ वहीं पर नए पेड़ लगाने भी चालू कर दिया। नाम मशहूर होने के बाद रावेंद्र भी राजू से अपनी गलती की माफी मांगने आ गया। हो गया राजू, अब तू बड़ा आदमी बन गया है। मुझसे भी भूल हो गई थी, तुझे निकालना नहीं था मुझे। कोई बात नहीं भैया, अब यहाँ ग्राहक आने लग गए हैं। पान की दुकान को यहाँ लगा दीजिए। वैसे भी वहाँ ग्राहकी नहीं थी। और फिर रावेंद्र उस ढाबे के पास ही पान की दुकान लगा लिया। मगर जैसे ही रावेंद्र पान की दुकान लगाता है, कुछ लोग वहाँ आते हैं। अरे सुनो, ये जमीन हमारी है, तुम यहाँ अपना दुकान कैसे लगा सकते हो? जल्द से जल्द अपना दुकान हटाओ यहाँ से। जी, मेरा भाई यहीं सामने ढाबे पे काम करता है, इसीलिए मैंने भी यहीं पास में अपनी दुकान लगा ली है। अरे वो हम नहीं जानते, तुम्हें जो भी करना है करो, मगर यहाँ से अपनी दुकान हटाओ, वरना मजबूरन हमें तुम्हारा दुकान तोड़ना पड़ेगा। जी, कोई तरीका नहीं जिससे मुझे ये दुकान नहीं हटाना पड़े? हाँ, तरीका तो है। तुम ये जमीन खरीद लो, हम पैसे लेकर चले जाएंगे, फिर तुम अपना दुकान लगा सकते हो। 2 दिन में हम वापस आएंगे, दुकान नहीं हटा तो तोड़ देंगे। सभी जाने लगते हैं और तभी वहाँ राजू आता है। कौन थे ये लोग और क्या कह रहे थे? भाई, मुझे ये दुकान हटाना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पान नहीं बेच सकता। क्यों भैया, क्या हुआ? उन्होंने कहा है ये जमीन उनकी है, इसीलिए जल्द से जल्द मैं ये दुकान हटा दूं, और अगर ये दुकान चाहिए तो उनकी जमीन खरीदनी होगी। मेरे पास उतने पैसे नहीं है जो मैं ये जमीन खरीद सकूं। वो लोग 2 दिन में वापस आएंगे और दुकान तोड़ कर जाएंगे। रावेंद्र दुखी होकर वापस घर जाने लगता है। सुन भाई, अब मेरा यहाँ कुछ काम नहीं, तुम अपना काम करो, मन लगा कर करो। मैं इस दुकान को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए कुछ दिन बाद तुमसे मिलने आऊंगा। जी भैया, ठीक है। 2 दिन बीत जाते हैं। रावेंद्र राजू से मिलने ढाबे पर आता है। भैया,
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपनी दुकान चलाइए। भाई तू भी क्या मजाक कर रहा है? अब तक तो उन लोगों ने दुकान तोड़ ही दिया होगा। अच्छा एक बार जाकर तो देखिए। रावेंद्र देखता है उसका पान का दुकान एकदम सही सलामत था। अरे ये कैसे हो गया? भैया मैंने उनसे ये जमीन खरीद ली है, अब आप आराम से अपना दुकान चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या सच में? भगवान तेरे जैसा भाई सबको दे। रावेंद्र पान बेचने का काम करने लगता है और राजू रोटी का। वाह, एक तो इतना बढ़िया रोटी इस ढाबे की, उसके बाद पान खाने का अलग ही मजा है। जरूर साहब, बताइए क्या लेंगे पान में? कथिया चूना सुपारी के साथ बढ़िया पान खिलाओ भैया। अभी लीजिए साहब। इस तरह से आगे चलकर ढाबे वाला राजू और पान वाला रावेंद्र अपने अपने काम से सभी धनवान हो गए। राजू ने अपनी जादुई रोटी से ढाबे की किस्मत चमकाई और राजू की वो जादुई रोटी की वजह से रावेंद्र का पान दुकान चल उठा। राजू यूं ही पत्तों को रोटियां बनाकर आगे भी पेड़ लगाता रहा।